आदेश, कांग्रेस के अंदर क्या इस बात का मंथन भी हो रहा है? कांग्रेस की कमान संभालने को लेकर या नेतृत्व को लेकर कुछ असहजता है। वो ममता बनर्जी भी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, उद्धव भी, वो तो कह रहे थे कि भाई इतना देर कर दिया, ऐसा दम गुरूर में थे इसलिए हम चुनाव भी हार गए। क्या इस बारे में कोई चर्चा भी होती है, विमर्श हो रहा है कांग्रेस में? देखिए, मैं इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी से करना चाहता हूं। जनवरी में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उसी वक्त जब राहुल गांधी ने डायरेक्ट अटैक किया था केजरीवाल के ऊपर, उनके करप्शन के ऊपर, तो तभी इनके बीच में दूरियां बढ़ गई थी। दूसरा, आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, उसके बाद दिल्ली में एक रैली हुई जिसमें गांधी परिवार शामिल हुआ था, और वो उसी करप्शन के चार्ज शराब घोटाले में जेल गए थे, जिसमें खड़गे साहब, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी पहुंचे थे, और जाके उन्होंने केजरीवाल की पत्नी का हाथ पकड़ा था। और उसके बाद, जबकि उस शराब घोटाले की जो पहली शिकायत करता है वो खुद कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अब मैं आता हूं इस इंडिया गठबंधन के ऊपर। दरअसल संदीप जी, हुआ ये था कि ये पहले तय हो चुका था। राहुल गांधी इस बात को जानते थे कि सब नेताओं को इकट्ठा करना कांग्रेस पार्टी के बस की बात नहीं है और उनकी लीडरशिप को कोई मानेगा नहीं। नीतीश कुमार को इसलिए आगे किया गया था, तब जाके उन्होंने सबको एकजुट किया था। उस वक्त ये संदेश दिया गया था कि ये चुनाव का जो गठबंधन है, इसमें विधानसभा चुनाव शामिल नहीं है, वो आप अपने अपने हिसाब से लड़ सकते हैं। आशुतोष ने जैसा कहा था स्टार्टिंग में कि पंजाब और केरल में ये दिक्कत आई थी, इसीलिए तय किया गया ठीक है, दोनों पार्टी आमने सामने हैं तो हम वहां पे एडजस्टमेंट्स कर लेंगे, और वही हुई। लेकिन इस बार कांग्रेस के भीतर ये आवाज उठी कि हम कब तक बीजेपी की हार पे और किसी दूसरे की जीत पे खुश होते रहेंगे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे, भले आम आदमी पार्टी हार जाए, चाहे वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही क्यों ना हो। और इसी तरीके से इसको एक्सपेंड किया जा रहा था। नहीं, तो अब जब आपके सामने जब भी सेशन आता है, एक सेकंड आदेश, ये दो अलग अलग धाराएं क्यों नहीं बह सकती विपक्षी खेमे में? भाई, विधानसभा में आप लड़ भी सकते हैं एक दूसरे के खिलाफ, पर केंद्र की राजनीति, राष्ट्रीय मुद्दों पर आप एक सुर में रहेंगे। ये सामंजस्य क्यों नहीं स्थापित हो रहा है? देखिए, इसमें समस्या यह आती है कि पार्लियामेंट सेशन में जब मुद्दा आता है गौतम अडानी का, उस वक्त आप देखिए कांग्रेस पार्टी अकेले पड़ जाती है और बाकी सब पार्टियां उनको छोड़ देती हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, वो तो उनके घर के आदमी हैं, ये सब अलग हो जाते हैं, कांग्रेस पार्टी अकेली खड़े रहती है। जैसे ही कोई मुद्दा दूसरा आता है, अंबेडकर का या दलितों का, उस पर सब पार्टी फिर इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी इन सब सहयोगियों के बीच में। लेकिन इसकी शुरुआत जो आम आदमी पार्टी को लेकर आप लोग कर रहे हो, वो विधानसभा चुनाव के समय ही शुरू हो गई थी। उसकी आधिकारिक घोषणा, औपचारिक घोषणा अब नहीं, अब तो उद्धव ठाकरे भी तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं पहले ही, और पीछे बोरिया बिस्तर बांध लिया है, ऐसे संकेत आ रहे हैं एनसीपी शरद पवार गुट ने भी। देखिए, मैं उस पर आ रहा हूँ। शरद पवार साहब जो है, आप जानते हैं कि उनके संबंध सभी पार्टियों से अच्छे हैं, और खासतौर पर गौतम अडानी साहब से। अब जब राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे नज़दीक आए हैं, तो क्या अब ये शामिल हो जाते हैं बीजेपी के बीच में, तो महाराष्ट्र की राजनीति वापस पीछे चली जाएगी 10 साल पहले, जहां एनसीपी कांग्रेस वर्सेस रेस्ट ऑफ द पार्टीज होता था। लेकिन जहां तक मेरे पास जानकारी है, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे बीएमसी के लिए इकट्ठे हुए हैं, इसका बजट 50,000 करोड़ रुपए का है। अभी विधानसभा चुनाव वहां पे नहीं है, और अगर देवेंद्र फडणवीस बार बार उद्धव ठाकरे को आमंत्रित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चूड़ियां कस रहे हैं एकनाथ शिंदे की। उसको भी समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल, अगर ऐसा हो जाता है तो जो माइनॉरिटी वोट आया है उद्धव ठाकरे के पास में, वो खिसक जाएगा उनका, जो हाल फिलहाल में आया। अभी बहुत लंबा समय है महाराष्ट्र की राजनीति में, 29 में चुनाव होगा लोकसभा का, उसके बाद वहां विधानसभा चुनाव होगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुरंत ये फैसला होने वाला है। यहाँ पर दिबांग कुछ एक सेकंड में आ रहा हूं। आदेश, अभी आपसे और करूंगा मैं चर्चा। आप ये क्या खिचड़ी पक रही है महाराष्ट्र में, आप कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे थे दिबांग? संदीप, इसमें बहुत हल्की सी जरा सी बात है। देखिए, जब उद्धव चुनाव जीते थे बीजेपी के साथ मिलकर, तब उन्होंने कहा था कि उनकी बातचीत हुई थी, वो मुख्यमंत्री बनेंगे अमित शाह के साथ। आप आगे देखिए कि जब इस बार जब ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, तो लगातार इसको डिले किया गया। तब शिंदे लगातार जोर मार रहे थे। शिंदे को अमित शाह का करीबी माना जाता है वहां पर, और अमित शाह और जो प्रेजेंट लीडरशिप है बीजेपी की, उनकी और फडणवीस की उतनी बनती नहीं है। फडणवीस नागपुर के ज्यादा करीब है। मुझे लगता है कि केंद्र में अगर कोई परिवर्तन होता है बीजेपी के टॉप में, तो उस पर राज्यों में जो असर पड़ेगा, उसमें इमीडिएट असर यहां दिखाई देगा आपको महाराष्ट्र में।
क्योंकि तब जो इस तरीके से दरवाजा खोल दिया है फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के लिए, तो वो सीधी उनकी एंट्री हो जाएगी और एग्जिट होगी शिंदे की। ये आप क्योंकि शिंदे और उद्धव में बनती नहीं है, ये बात बार बार महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आदेश। इसी में बार आखिरी बार सवाल ये बात आपसे आती है कि उनकी आदेश, ये जो एनडीए के अंदर, और एनडीए को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, जो संघ परिवार के अंदर खींचतान चल रही है, 75 साल की चर्चा हो रही है, अमित शाह रिटायरमेंट प्लान्स बताने लग जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा है। अभी जो कह रहे थे दिबांग, देवेंद्र फडणवीस वो उद्धव को लाना चाह रहे हैं, अमित शाह एक नाथ शिंदे का हाथ थामे बैठे हैं। तो ये वक्त था जब विपक्ष प्रहार कर सकता था, पर विपक्ष खुद ही तैयार नहीं दिख रहा है। कहानी यहां थमी हुई है क्या? नहीं, देखिए मुझे लगता है विपक्ष इस बात का इंतजार कर रहा है और उनको अच्छे से पता है इस बात के बारे में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि 2 टर्म पूरे हो चुके हैं नड्डा साहब के और अब उम्मीद थी कि फैसला हो जाएगा। लेकिन समस्या जो बार बार आ रही है, एक तो जो मोहन भागवत का स्टेटमेंट आया कि 75 की उम्र वाला, उसके अलावा अमित शाह जी ने यह कहा था कुछ दिन पहले कि 14 करोड़ सदस्य हमारे जो हमारा नया अध्यक्ष चुनेंगे, लेकिन 14 करोड़ सदस्य जो है वो नए अध्यक्ष ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और उसमें समस्या क्या आ रही है, बार बार जो संघ की तरफ से बात हो रही है वो ये हो रही है कि एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मोदी के बाद की बीजेपी को संभाल सके, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो सक्सेसर देखा जा रहा है, उसके बाद जो अध्यक्ष ऐसा आए जो उसके बाद भी पार्टी चल सके, एकदम से वो पत्ते की तरह गिर ना जाए। यानी अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का नजदीकी व्यक्ति ना हो, भले ही वो एक का नजदीकी हो लेकिन दोनों का ना हो। अब जब बात होती है कि माफ कीजिएगा, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, इन सब पे अमित शाह की स्टैंप है, ये सबको पता है। मनोहर लाल खट्टर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की जिनके ऊपर स्टैंप है, जो संघ के नजदीकी हैं, प्रचारक रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो इन सब के बीच में तलाशने की कोशिश हो रही है। कुछ दिन पहले कहा कि नहीं नहीं हम तो महिला लेके आएंगे। बड़ा मुश्किल है बीजेपी के लिए, संघ के लिए, कि वो किसी महिला को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। हालांकि उनके पास एक ही मुख्यमंत्री महिला है, दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो चीफ मिनिस्टर जिनको बनाया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे बीजेपी की भविष्य की राजनीति साफ होगी कि इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। क्या उसके ऊपर दोनों की स्टैंप होगी, नंबर 1, नंबर 2 की, या फिर वो इंडिपेंडेंटली हो सकती थी। लेकिन यहां पर ब्रीदिंग स्पेस एनडीए को और खास बीजेपी को, विपक्ष अपनी अंतर्कलह और अपने लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के चलते, समन्वय की कमी के चलते, वो ब्रीदिंग स्पेस दे रहा है क्या? कल पता लगेगा। हंगामेदार तो होगा संसद का सत्र, लेकिन मजबूती से सवाल कितने पूछे जाते हैं तभी तो जवाब मिलेंगे।